गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सामान्य अध्ययन में आज संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 डिस्कस करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आज कंप्लीट हो जाएगा भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास और भूगोल के प्रश्नों की सीरीज़ को, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो उन पर भी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आना चाहिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। एक सिंपल से प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। एक प्रश्न के साथ कई सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे हम। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाता है? जो किसी स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको उनके पोस्ट की, उनके पद की जो ओथ है वो कौन दिलाता है? अनुच्छेद 159 आर्टिकल 159 में लिखा है ओथ ऑफ द गवर्नर, यानी राज्य के राज्यपाल के पद की शपथ आर्टिकल 159 में मेंशन की गई है। तो अनुच्छेद 159 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ उस राज्य का जो हाई कोर्ट है, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस राज्य के, वो दिलाते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही कर लेंगे आप। तो जिस राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है तो उस राज्य की जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वही शपथ दिलाएगा राज्यपाल को। अगर ये अवेलेबल ना हो, ये अनुपस्थित हो, तो इनकी एब्सेंस में कौन दिलाएगा? तो ये भी याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इनकी अगर अनुपस्थिति है तो उस संदर्भ में जो उस न्यायालय के ही उस हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी सीनियर मोस्ट जो जस्टिस होंगे वो शपथ दिलाएंगे फिर। तो पहले का आंसर सी। जो गवर्नर होता है, गवर्नर यानी राज्य के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो हर चीज़ को पहले आर्टिकल में पूछ भी लेता है वो। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो होते हैं, यानी गवर्नर के सैलरी और अलाउंसेस जो हैं, वो आर्टिकल 202 क्लॉज 3 में मेंशन किए गए हैं। इसके अनुसार राज्यपाल का जो वेतन और भत्ते होंगे तथा उसके पद से संबंधित जितना भी खर्चा होगा वो राज्य की संचित निधि पर होगा, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर होगा। इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन ए, राज्य की संचित निधि से निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट CFS से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका होती है या किसी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो राज्यपाल में निहित होती है। उसका प्रयोग उन शक्तियों का वो संविधान के अनुसार खुद या फिर जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा कर सकता है। तो ये आर्टिकल 154 में है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? राज्यपाल के। तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है इसको या तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलेंगे या नाम मात्र का ही होता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति। एक्चुअल हेड कौन होता है? एक्चुअल हेड होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? जो गलत वाला आपको छांटना है, यानी 3 इसमें सही दिए होंगे। वो राज्य की जो विधायिका है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका अंग होता है। तो ये आपको बताना है। जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा इसको बोलते हैं। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोलेंगे इसको, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली ही बोलेंगे, हिंदी में इसको विधान सभा बोलेंगे। और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधान परिषद है, और होता है गवर्नर। ये तीनों ही क्या होते हैं? एक स्टेट लेजिस्लेचर का यानी राज्य की विधायिका का हिस्सा होते हैं। तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, बट आपको जो ठीक नहीं है वो वाला छांटना है। वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या? आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति का जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, उसको वो क्षमा कर सकता है। उसमें एक तरीके से विराम लगा सकता है। जो उसका सज़ा है, जो उसका दंड आदेश है, उसको और एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन जो मृत्युदंड है
उसको क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। मृत्युदंड को ये क्षमा नहीं कर सकता है, तो ये असत्य है, यानी सत्य नहीं है, हमें यही बताना था क्या है। तो ये वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, तो ये ठीक बातें हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक होता है। तो इसमें एक आर्टिकल आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है ये। किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है उसका अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा? तो बड़ा सिंपल सा है ये। आर्टिकल 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ऑर्डिनेंस जारी करने की। तो राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य का, वो इस शक्ति का इस्तेमाल उस टाइम पे करता है जब स्टेट लेजिस्लेचर के विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, और राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ अभी उस राज्य में हैं कि तुरंत जो है कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और विधानमंडल के जो सत्र होते हैं, विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर ही अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव भी पारित हो जाना चाहिए। तो ये इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन राज्य के विधानमंडल। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये आर्टिकल है 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित होने के पश्चात राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है, तो राज्यपाल को ये इख्तियार है, ये अधिकार है कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति दे या ना दे, या राष्ट्रपति के विचार हेतु वो विधेयक को रिजर्व कर ले अपने पास। तो ये आर्टिकल 200 में बताया गया है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इसके लिए आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर है 173, 173। आर्टिकल के अनुसार विधानसभा जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। बी ऑप्शन। अगर इसी सवाल में विधानसभा की जगह विधान परिषद कर दे, विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो 30 वर्ष होती है। किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? इसमें से आप कर सकते हैं। आर्टिकल जितने भी आपको बताए जा रहे हैं सब याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मैचिंग में पूछता है। आर्टिकल 165 क्लॉज सेकंड के अनुसार जो प्रत्येक राज्य होंगे, सभी राज्यों का जो राज्यपाल है, उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो व्यक्ति ऐसी योग्यता रखता होगा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, तो उस राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? उस व्यक्ति को उस राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। तो ये होता है महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, तो ये राज्य का फर्स्ट लॉ ऑफिसर यानी प्रथम विधि अधिकारी होता है। जितने भी राज्य सरकार के खिलाफ केस होंगे या राज्य सरकार जिन केसों में इन्वॉल्व होगी, किसी ने अगर केस किया है, तो कोर्ट में उस राज्य की सरकार का जो केस लड़ता है वो एडवोकेट जनरल ही लड़ता है। ठीक है, सिंपल, यानी पैरवी करता है ये सरकार के केसों की, मुकदमों की। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन इनमें से कौन सा होता है? आप जानते हैं एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे होता है, ऐसे ही होता है आपका स्टेट लेवल पे। तो इसमें ये आपको पता है कि आर्टिकल 168 में आर्टिकल नंबर 168, यदि किसी भी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक विधान परिषद और दूसरा क्या होता है? विधानसभा। तो जो विधान परिषद होती है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसी को हम बोलते हैं उच्च सदन या अपर हाउस। दूसरा जो होता है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको बोलते हैं हम निम्न सदन। तो इसका आंसर क्या रहा? विधान परिषद, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए, इनमें से बताना है जो राज्य की जो विधायिका है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा, जहां इसका अस्तित्व। अब ऐसा भी होता है कि किसी राज्य में जो है, ऐसा होता है कि सभी राज्यों में विधानसभा तो होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो।
ठीक है। इसीलिए राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ स्थित में हो, इसका आंसर आप कर पाएंगे आप केवल 4। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य नहीं है। अब देखिए, इसमें पहला देखेंगे, इसमें 3 सही हैं एक्चुअली। पहला स्टेटमेंट देखो, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। इसमें फ़र्क समझो। आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करता है, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ना कि उसका चुनाव, ठीक है, ना कि उसका सिलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो सत्य नहीं है, यही हमारा आंसर भी है। भारत में किसी राज्य की जो राज्यपाल है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू, सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन सी। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया था। किस राज्य की बनी थी राज्यपाल? ये वो भी उत्तर प्रदेश की। तो भारत के किसी भी राज्य की और उत्तर प्रदेश की ये पहली राज्यपाल हुई। कौन? सरोजनी नायडू। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है या उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हैं। जो राज्य की विधान परिषद होती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, ना ही इसको समाप्त किया जा सकता। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही होती है? अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यानी दूसरा सदन नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो उसकी स्थापना अगर करनी है उस राज्य में, या पहले से अगर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको ख़त्म करना है, तो उससे संबंधित क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें ऐसा है, इसमें आर्टिकल याद रखेंगे हम लोग। आर्टिकल 169 क्लॉज 1 में इसके अनुसार राज्य में दूसरे सदन यानी जो विधान परिषद है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उसका सर्जन करना हो यानी उसको क्रिएट करना हो या उसको समाप्त करना हो, तो ये संसद कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा ने इसके लिए विधानसभा की कुल सदस्य के बहुमत के द्वारा, और जो उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 यानी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा इसको क्रिएट और अबॉलिश किया जा सकता है किसी राज्य में। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष, उसका स्पीकर अपने पद पर बना रह सकता है। कब तक? तो ये आर्टिकल होगा, आर्टिकल याद रखेंगे 179। आर्टिकल 179 के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है, जो अध्यक्ष है वो अपना पद जो है उस पर बना रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले। ये इसका सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये आप जानते हैं, ये 6 मंथ का पीरियड होता है। आर्टिकल 164 में है। यदि कोई भी मंत्री, आर्टिकल यहाँ मेंशन कर ही देते हैं सभी में ताकि आपको याद रहे। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना ज़रूरी है, और 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करता है तो कितना हो गया मिनिमम? ये मैक्सिमम 6 मंथ। राज्य की जो विधानसभा है उसके सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? 174 है ये आर्टिकल नंबर 174 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन के लिए बुलाता है, सेशन के लिए, और उसका जो एक तरीके से सत्रावसान भी कर सकता है। तो ये कौन है? ऑप्शन ए, राज्यपाल है। ऑप्शन ए, राज्यपाल। यदि किसी राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अपना पद त्यागना हो तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये आपको पता है, उपाध्यक्ष को देता है ये,
डेप्यूटी स्पीकर को। किसी राज्य की जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्यागपत्र जो है किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को देगा। तो आर्टिकल 179 के खा में लिखा हुआ है किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। सिंपल। भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये दोनों क्वेश्चन जो भी हमने देखा था, पहली गवर्नर और पहली मुख्यमंत्री, तो ये यूपी के ही नाम है दोनों प्रश्न। तो सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन ए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य नहीं है? पहला, जो मुख्यमंत्री होता है, जो सीएम होता है, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बात सही है। किसी भी स्टेट का जो सीएम होगा उसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? उस स्टेट का राज्यपाल। अभी प्रश्न देखा था। सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये बात भी सही है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है। समस्त तो नहीं करता है, इसलिए ये असत्य है। सारे कृत्य नहीं करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। यह बात भी सही है। अच्छा प्रश्न है, मार्क कर लीजिए, अपडेटेड है। वो राज्य बताना है जहां विधान परिषद नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से राज्य में नहीं है? इसको ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल परीक्षाओं के लिए। वो राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत में 28 राज्य यानी 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या हैं अभी? यूटीज़ हैं। ठीक है। और इसमें अगर आप सारे राज्यों में देखोगे तो आपको पता है जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें 2 सदन होते हैं। एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोलते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद बोलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे राज्यों में, सभी राज्यों में विधान परिषद हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि सभी राज्यों में जो विधानसभा है वो ज़रूरी होगी डेफिनेटली। तो ऐसे 6 राज्य हैं अब वर्तमान में, ऐसे 6 राज्य हैं वर्तमान में जिनमें विधान परिषद है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इन 6 राज्यों को आप एज इट इज़ याद रखेंगे। तो इसमें देखो, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। यहाँ इसमें अगर देखोगे तो राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन डी। इससे पहले एक यूनियन टेरिटरी और था। टोटल मिलाकर के 7 राज्यों में जो है, टोटल मिलाकर 7 राज्यों में हुआ करते थे पहले। यानी जम्मू कश्मीर में भी पहले क्या हुआ करती थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। लेकिन जब से जो इसको जम्मू कश्मीर का जो एक एक्ट आया था, जम्मू कश्मीर JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के तहत जो है, जब से इसको यूटी में बांटा है, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। यानी 7 से फिर ये संख्या 6 हो गई। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 192 है 192। आर्टिकल 192 192 में कहा गया है जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों की जो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित ऐसे किसी भी प्रश्न का निर्णय लेने से पहले जो राज्यपाल है वो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की क्या लेगा? परमिशन लेगा। लेकिन उसका जो डिसीजन है वो राज्यपाल का ही रहेगा अल्टीमेटली। तो ऑप्शन बी। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 171 है ये। जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद उस राज्य की कुल संख्या देखो, जिन राज्यों में विधान परिषदें होती हैं तो वहाँ की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्टिकल 164 का क्लॉज 5 है। इसके अनुसार राज्य के जो मंत्री होंगे उनके वेतन भत्ते, सैलरी और अलाउंसेस का निर्धारण राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला देखिए, NEFA, इसका है NEFA, नेफा। तो जो नेफा है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
ये किस राज्य का नाम था पहले? तो ये नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी नेफा जो हुआ करता था, ये अरुणाचल प्रदेश का नाम हुआ करता था। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 500 है। ये है 500, याद रखिएगा। आर्टिकल 170 में कहा गया है उसमें जो मिनिमम होंगी, मिनिमम सीट कितनी होंगी 60 और मैक्सिमम सीट कितनी होंगी इसमें 500। राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये तो आप जानते हैं, ये मुख्यमंत्री होता है। जो राज्यों के वित्तीय लेखा होते हैं उन पर किसकी नज़र होती है? तो इसमें देखिए, जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो केंद्र के खातों का लेखा जोखा रखता है। केंद्र के साथ साथ वो राज्य के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उन पर भी कंट्रोल करता है। तो ये इनमें से ऑप्शन में देखो, राज्यपाल नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि कैग होता है वो। अगर ऑप्शन में कैग मिलेगा तब आप सेलेक्ट करेंगे। जो राज्य है, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन बिल है, वो धन बिल केवल मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? 7th शेड्यूल है ये, आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 7th शेड्यूल में। नेक्स्ट, और इसमें जो है आर्टिकल जो है 246 के अनुसार संसद और जो राज्य विधानमंडलों को जो है एक तरीके से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। राज्य तथा संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की जो विवेचना है वो किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 268 से लेकर के आर्टिकल 293 के अंतर्गत जो है इसमें बताया गया है फाइनेंशियल रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है? और ये होता है शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट है और जो वायदा बाजार, यानी शेयर बाजार और वायदा बाजार मतलब शेयर मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, संघ सूची में आते हैं ये, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में आते हैं ये, ठीक। यहाँ पूछा है कॉन्करेंट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ऐड किया गया था? तो इसमें याद रखिएगा 1 न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, और ये सब सारे के सारे इसको याद रखिएगा। 1 जनसंख्या नियंत्रण और न्यायिक प्रशासन जो है वो 42वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976 में। इसके द्वारा राज्य सूची से हटाकर ये समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारें जो लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुआ था 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ऑप्शन सी रहेगा सही। ओम्बड्समैन किसे बोलते हैं आपको समझाया था, इस लोकपाल को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय जो है कॉन्करेंट लिस्ट का है? तो आपराधिक मामले जो होते हैं, जो आपराधिक मामले हैं वो समवर्ती सूची के हैं। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में विषयों की संख्या आपको बतानी कितनी है? जो भारत का मूल संविधान था उसमें संघ सूची में 97 विषय थे। समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे और स्टेट लिस्ट में 66 थे। ये थे मूल में, जबकि वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये 90 की जगह कितने हो गए, 100 हो गए हैं। और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में अब इसमें कितने हो गए, 52, और इसमें हो गए 61, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत होता है? तो ये होती है संसद। तो अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट ट्रेड जो है संघ सूची का विषय है। इस पर टैक्स लगाने का, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किस बारे में बात करता है? जो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लिखित हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। भारत के संविधान में उत्कृष्ट जो शक्तियां हैं वो किस में सन्निहित होती है? अब
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। अंतरराज्य परिषद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित आर्टिकल 263 है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जितने भी आपको करवाए गए हैं। जो क्षेत्रीय परिषद होती है, रीजनल काउंसिल होती है, उनका सृजन किसके द्वारा हुआ है? तो एक संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। तो 5 रीजनल काउंसिल होती है, ठीक है। संविधान के किस प्रावधान में ये कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही कलेक्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 265, ऑप्शन ए। इसके अनुसार जो है जो विधि के प्राधिकार यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही कोई भी जो टैक्स है वो इम्पोज किया जाएगा, तभी कलेक्ट किया जा सकता है। चलिए, अब कम समय में हम इन क्वेश्चंस को पूरा करने जा रहे हैं। 25 मिनट में जो है 45 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन अगर आप सी देखोगे, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये संबंधित नहीं है संघ राज्य संबंधों से। तो फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे संबंधित हुई? ये जो है चुनावी कार्यों में जो राज्य की ओर वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी स्टडी के लिए थी। बाकी सब किसके लिए हैं? संघ राज्य संबंधों के लिए। तो यहाँ आज कंप्लीट होता है हमारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। इससे पहले और पार्टों की प्रैक्टिस करवा चुके हैं, और हम जब आपका एग्ज़ाम होगा अभी सुपर टेट का, अब लग रहा है कि शायद इसकी डेट आ जाए जून में, इसकी हो सकता है परीक्षा करवा ली जाए, लेकिन देखते हैं। अभी पूरा मई है, अगर जून में हुआ तो मई में डेट आपकी आई जाएगी। तो तैयारी अभी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है परीक्षा की तिथि आ सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा है जो पीसीएस का पेपर था आपका, वो जून में कराए जाने की बात चल रही है। तो वेट एंड वॉच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और एक कंप्लीट वीडियो और लेंगे हम जो पॉलिटी के पहले क्वेश्चन यानी पहली क्लास से लेकर अभी 16 क्लास तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक मैराथन में कंप्लीट कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही करेंगे। पहले हम एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो होगा उस तरह का, वहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, फिर भी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन भी रहेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।